गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात की थी और उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ बातें की थी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेटा, आप लोगों को जब मैंने वहां पर बता रहा था तो मैं क्या बताई थी आप लोगों को कि एनर्जी जो है ना किन्हीं भी ऑर्बिटल्स की, वो उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर आप लोगों को? मतलब अगर मैं बात करूं 1s 2s 3s तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबसे ज्यादा यहां पर है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। यही बात मैंने आप लोगों से की थी। वहीं पर मैंने बात की थी 2p 3p 4p, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी होगी। मैं बात करता हूं 3d 4d 5d, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? 5d, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। यहां पर साथ मैंने ये भी बात की थी कि p के जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से? px py और pz, इन तीनों की एनर्जी सेम रहेगी। वहीं पर dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इन सब की एनर्जी भी आपस में क्या रहेगी? सेम रहेगी। और इन ऑर्बिटल्स को मैंने वहां पर कहा था डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहा था बेटा? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर आप लोगों को? समझ में आ गया आप लोगों को? अब बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि एनर्जी ओनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? हाइड्रोजन एटम मतलब सिंगल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के अंदर जितने कोई वन इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, उन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ओनली एंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। वो वहां पर एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में? मींस वन, अगर फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कहां पर होगा? 1s के अंदर होगा, तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी? अब मैं बात करता हूं n इज इक्वल टू 2, तो 1s और 2s की एनर्जी तो क्या है? 2s की तो ज्यादा एनर्जी, देखो एनर्जी ज्यादा है, ऊपर लिखा है मैंने, हायर एनर्जी में लिखा है। क्लियर आप लोगों को? लेकिन 2s और 2p की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि दोनों के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या है? सेम है। लेकिन बात करूं 3s और 2s में, तो 3s की एनर्जी ज्यादा रहेगी, लेकिन 3s 3p और 3d इन तीनों की एनर्जी क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, n के ऊपर डिपेंड कर रही है। 4 के लिए बेटा सभी की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। समझ में आ गया आप लोगों को बात? मेरी बात समझ में? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन या कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, तो वहां पर जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स है, रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स है, वो एनर्जी ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि एजिमुथल क्वांटम नंबर पर। इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम और अच्छे से बनाया है। अब 1s के लिए बात करें तो 1s n1 इज इक्वल टू 1। 2s के अंदर आपको पता कौन कौन आ सकता है? 2s भी आ सकता है और 2p भी आता है। अरे बोले सेकंड सेल के अंदर तो ये दोनों ही तो आएंगे। तो इन दोनों की एनर्जी क्या रहेगी? यहाँ पर सेम रहेगी। यहाँ पर मैंने p के तीनों ऑर्बिटल्स भी बनाकर दिखाए हैं, px py एंड pz। यहाँ पर भी p के बनाए हैं, यहाँ पर d के भी बनाए हैं, dx dy dz dzx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। यहाँ पर मैंने f के भी बनाए हैं 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी हाइड्रोजन एटम या किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम लोग एनर्जी की बात करेंगे, वहां पर उनकी एनर्जी ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर आप लोगों को? लेकिन अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, किसकी बात करता हूं बेटा? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। क्लियर आप लोगों को? किसकी बात करते हैं? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। तो वहां पर आपकी जो वैल्यू है एनर्जी की, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ एजिमुथल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड करेगी। जरा देखिए, ये मेरे पास 2 है, 3 है और ये 4 है। क्लियर आप लोगों को? इस प्रकार से अरेंज है मेरे पास यहां पर सारी चीजें। अरे बोलिए, समझ में आ गया आप लोगों को बात? तो जरा देख लेते हैं, एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन केसेस के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम है वो किस प्रकार से बनेगा। जरा देखिए, मैं समझाता हूं इस बात को, फिर हम डायग्राम पे आएंगे।
बेटा सबसे पहले जब हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे थे तो हमारे उनकी एनर्जी मेनली किसके ऊपर डिपेंड थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड थी। लेकिन जब मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करता हूं तो मेरी यहां पर जो एनर्जी की वैल्यूज है ऑर्बिटल्स की वो n के ऊपर एज वेल एज l दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर भी डिपेंड करती है और एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर भी डिपेंड करती है। और कॉमनली उसने ये भी बताया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी, मींस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फॉलो होंगे वो अकॉर्डिंग टू n+l रूल फॉलो करेंगे। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा जिसका n+l की वैल्यू कम होगी, उसके बाद उससे हायर एनर्जी में मतलब ज्यादा होगी, उससे ज्यादा उससे हायर एनर्जी में मतलब उसमें n+l की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। क्लियर आप लोगों को, ये बात हम लोगों को बताएं। अच्छा, अगर कहीं पर n+l की वैल्यू भी रखने के बाद सेम आ रही है तो वैल्यू फॉलो करेगी ओनली n की वैल्यू, जहां पर n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अगर n की वैल्यू भी सेम आ रही है तो वहां पर एनर्जी फॉलो करेगी l वैल्यू को, मींस जिसके लिए l की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी हम लोग ज्यादा बात करेंगे। समझ में आई आप लोगों, मैं समझाता हूं एक एक एग्जाम से। हाइड्रोजन एटम के लिए बात की थी 1s 2s और 3s में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सर जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी 3s के लिए ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 1s 2p और 3d है तो यहां पर जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनकी एनर्जी इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों पर फॉलो करेगी। कैसे, देखो इनकी n+l की वैल्यू निकालते हैं। n कितना इसके लिए बेटा 1, ls के लिए कितना होता है 0, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1। 2p के लिए n की वैल्यू कितनी 2, p के लिए कितनी वैल्यू बेटा 3। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट n की वैल्यू 3, d के लिए कितनी वैल्यू बेटा टोटल 5, तो n+l की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए आई 3d के लिए आई, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर आप लोगों को। दूसरा समझते हैं, एक समझते हैं बेटा 4p एंड 3d। क्लियर आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप लोग दोनों n+l की वैल्यू देखो, n+l की वैल्यू आप लोगों ने यहां पर देखोगे तो क्या होगी बेटा 4 प्लस p के लिए कितनी 1 5, इसके लिए 3 प्लस l की वैल्यू 2, ये भी 5, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो जब दोनों n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम लोग किसके ऊपर जाते हैं, n की वैल्यू के ऊपर। अरे बोलिए किसकी वैल्यू के ऊपर जाते हैं, n की वैल्यू के ऊपर। तो वहां पर हमारा क्या होगा बेटा 4p की एनर्जी ज्यादा होगी किससे, 3d से। समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं 2s या सॉरी 3s और 3p, यहां पर किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियसली सर 3 + 0 और इसकी 3 + 1, तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी बेटा बताइए, 3p की वैल्यू एनर्जी ज्यादा होगी। समझ में आ गया आप लोगों को बात। अरे मेरी बात समझ में आ गई। अगर n+l की वैल्यू रखने के बाद वैल्यू सेम आई तो हम किसको फॉलो करेंगे, n। और अगर n+l रखने के बाद n की वैल्यू भी सेम है, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे 3d है 5 हो गया और इसके लिए है फिर ये भी सेम हो जाएगा, 3p भी हो जाएगा सेम। समझ में आ गया आप लोगों को बात। तो 3 और 1 4। तो हम लोग वहां पर किसके ऊपर जाएंगे बेटा, l की वैल्यू के ऊपर जाएंगे। समझ में आ गया। कोई एग्जांपल आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप इस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए। सबसे कम वैल्यू किसकी 1s की, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा 2s में। आफ्टर दैट देखो हाइड्रोजन के केस में 2s और 2p सेम था, लेकिन अब यहां पर n+l रूल लगाएंगे तो 2p की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये हायर एनर्जी लेवल में जाएगा 2p। समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, क्योंकि इसकी एनर्जी है। उसके बाद बेटा किसमें 3s में, फिर 3p में, 4s 4p और 3d नीचे लिखा है, मैंने ध्यान से देखना इस बात को। अब देखो 4p क्या मतलब क्या होगा, यहां पर n+l की वैल्यू यहां पर 5 आई और यहां पर भी n+l की वैल्यू कितनी आई 5 आई। लेकिन यहां पर जब दोनों की वैल्यू सेम थी तो हम किस पे गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर। तो वो वैल्यू ज्यादा किसके लिए थी, 4 के लिए ज्यादा थी। समझ में आ गया आप लोगों को बात। तो इसकी 3d की एनर्जी 4p और 4s के बीच में होती है।
नेक्स्ट सिमिलर इसी तरह से 5s और 5p के बीच में कौन मिलेगा, 4d मिलेगा। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं इन कंपाउंड्स या इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के अंदर। तो हाइड्रोजन के लिए अलग था और हमारा इसके लिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अलग था। क्लियर है? सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारे कुछ टॉपिक्स है, दैट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको हम लोगों ने थोड़ा लास्ट क्लास में पढ़ा था, जरा फिर से देख। सो नेक्स्ट हम लोगों के पास कुछ रूल्स हैं फॉर फिलिंग द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। उन रूल रेगुलेशंस में सबसे पहले पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है बेटा, आफ्टर दैट अबव प्रिंसिपल, एंड लास्ट वन इज वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, मान लो आपको पता है p के अंदर ऑर्बिटल्स फिल अप करना है, तो आपको पता है जैसे मेरे पास है 1s, ये मेरे पास है 2s, उसके बाद है बेटा 2p में कितने होते हैं बेटा आपको पता है, px pz, ऐसी ऑर्बिटल्स है ना, आप लोगों को पता है। तो इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस है, और वो क्या रूल रेगुलेशंस है जरा समझिए बेटा। सबसे पहला है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, समझ में आ गया आप लोगों को? और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है ना वो अपोजिट होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब कहने का क्या हुआ, जरा ध्यान से समझिए। अगर मैं एक ऑर्बिटल है मेरे पास, ये 1s है मान लेता हूं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी बेटा, अपोजिट। मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा किस में घूमेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमारे को किसने बताया, पॉली ने बताया। अगर आप कहीं पर ऐसे लिखते हो दोनों इलेक्ट्रॉन्स और उनकी सेम डायरेक्शन है, तो ये हम लोग गलत लिख रहे हैं बेटा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं होता। रीजन आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि इसके बेटा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व तो कर ही रहा है, तो इसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इसका भी करेगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सेम डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड शेयर की, तो वहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अरे बोलो, तो क्या ये एटम के एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? आप लोग ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करो और उसके बाद आई दूसरे ऑर्बिटल के अंदर चले जाओ। पहले इलेक्ट्रॉन दोनों इसी के अंदर फिलअप होंगे, उसके बाद आप लोग दूसरे में जाओगे जब दोनों इसके अंदर फिलअप करके जाओगे। पहले एक ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन गया है तो उस ऑर्बिटल को पहले वो कंप्लीटली फिल्ड करेगा, फर्दर अगले ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को बात? मैं कहना चाह रहा हूं कि एक मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, दूसरा 2s ऑर्बिटल है, तो एक मैं 1s एक इसमें भर दिया और 2 इसमें भर दिया, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएगा फिर इसके अंदर जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो पहले पहला ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है वो फिलअप होगा और उसके बाद दूसरा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, कई लोग ऐसे भी भरते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग को, पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज, है ना? तो आप लोगों को ऐसे नोटेशन भी नहीं भरनी है, ये भी बेटा सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखो, बात तो सही है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपोजिट स्पिन में है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिलअप नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री सही नहीं है इन इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर फिलअप करने की। तो पॉली ने क्या बात बताई कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी, अपोजिट। कैसे भरेंगे बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पहला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ गई आप लोगों को बात? क्लियर है? उसके बाद है अहबाउ प्रिंसिपल। अहबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को उनकी एनर्जी लेवल के हिसाब से फिलअप करेंगे। किसके हिसाब से? एनर्जी लेवल। मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, लोअर होगी, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्टली पहले फिल्ड होगा, आफ्टर देन हायर एनर्जी में जाएगा, आफ्टर देन हायर एनर्जी में जाएगा, आफ्टर देन हायर। समझ में आ गया आप लोगों को? कैसे? मैं जरा समझाता हूं आप लोगों को। मान लो मेरे पास कोई एक 1s ऑर्बिटल है और दूसरा है 2s ऑर्बिटल और फिर 3s ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, एक है 1s ऑर्बिटल, दूसरा है 2s ऑर्बिटल और ये है 3s। ये 1s है, ये 2s है और ये क्या है? अब मुझे बताओ सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? जिसकी एनर्जी कम होगी। और एनर्जी कैसे देखोगे? अकॉर्डिंग टू n+l रूल। अरे बोलो, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी n+1 की? 1। इसके लिए कितनी आएगी? 2। इसके लिए कितनी आएगी? 3।
तो जिसके n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, लोअर एनर्जी में, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां भरे जाएंगे, इसके अंदर भरे जाएंगे, फिर किसके अंदर भरे जाएंगे, इसके अंदर, और फिर किसके अंदर भरा जाएगा बेटा, इसके अंदर। तो इस चीज को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है और एक डायग्राम बनाया सभी ऑर्बिटल्स के लिए। क्या है डायग्राम, 1s 2s 3s 4s 5s 6s, उसके बाद 2p 3p 4p 5p 6p, उसके बाद 3d 4d 5d 6d, उसके बाद 4f 5f 6f, ऐसे ये ऑर्बिटल्स। ये और भी हो सकता है नीचे 7s 7p 7d 7f, ऐसे हो सकते हैं बेटा। क्लियर आप लोगों को? तो जरा देखिए, अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा, लोअर एनर्जी में जाएगा, और मैंने इन सभी ऑर्बिटल्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल। आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करना आसान रहेगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, उसके बाद किस में बेटा, 2s, उसके बाद किस में, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इनमें, उसके बाद इनमें, उसके बाद इनमें, और सबसे लास्ट में कहां जाएगा, यहां पर। मींस पहला इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर उसके बाद देखो लाइन के अकॉर्डिंग चलना है, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, 4p में, 5f में। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने फिलअप करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? मींस 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद 2s की, 2p की, उसके बाद बेटा 3s की, 3p की, 3d की, 3p के बाद कौन है 4s, उसके बाद 3d। इस प्रकार से आप लोग एनर्जी लेवल देख सकते हो। अब 3d आ गया, अब 3d के बाद किस कौन आएगा, 4p, 4p के बाद बेटा 5s, 5s के बाद अपने पास फिर कौन आएगा, 4d, 5p, 6s, है ना। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4f में, फिर 5d में, उसके बाद 6p में, उसके बाद 7s में, 5f, 6d, 7p, उसके बाद कहां जाएगा बेटा बताइए, उसके बाद कहां जाएगा, 7p तक हो गया, 6f, उसके बाद 7d, तो उल्टा कर दिया ना, सारे साइन ही गलत लगा दी। 1s की तो एनर्जी सबसे कम होगी ना, दिमाग पता नहीं कहां जा रहा है। सेवन डी, और 7d के बाद बेटा किस में जाएगा, लास्ट 7f। इस प्रकार से ये हमारा एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s। तो इस प्रकार से, और ये सभी ऑर्बिटल्स बेटा मैंने ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल अरेंज किए हैं। क्लियर आप लोगों को, n+l रूल अरेंज किए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा हम लोगों के पास हुंड्स रूल्स फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्लियर है, हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल क्या बोलता है कि भाई अगर मान लो कहीं मेरे पास डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, मींस जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, px py एंड pz की बात कर रहे हैं, अरे बोलो इन्हीं की तो बात कर रहा हूं, या dxy dyz dzx dx2 y2 और dz2, या मैं अगर बात करूं सिंपल एस ऑर्बिटल की, वो एस ऑर्बिटल में हमारा देखिए काम तो करता है लेकिन उतना वैल्यू नहीं रखता है यहां पर। तो देखिए मान लो ये क्या बोलता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगलली फील्ड होंगे, और जब सारे ऑर्बिटल सिंगलली फील्ड हो जाएंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी अपोजिट डायरेक्शन में। पेयरिंग स्टार्ट होगी किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, देखिए जरा, एस मान लो है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब हाफ फील्ड हो गया, उसके बाद कहां जाएगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो यहां तो कोई ओला था ही नहीं, रोड़े कोई बात नहीं होती भाई। यहां देखिए अब पी है, पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, px के अंदर जाएगा, अरे बोलो किसके अंदर जाएगा, px के अंदर जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा बेटा, py के अंदर जाएगा,
उसके बाद किसके अंदर जाएगा, PZ के अंदर जाएगा। उसके बाद आप लोगों का कहां जाएगा बेटा, पेयरिंग स्टार्ट होगी अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब पहले क्या होंगे, सारे सिंगलली फिल्ड होंगे और उसके बाद क्या होंगे बेटा, डबलली फिल्ड होंगे। क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि सर जितनी स्पिन की मल्टीप्लिसिटी होगी उतनी ज्यादा उस ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी होगी। जितनी स्पिन की मल्टीप्लिसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, वहां पर स्टेबिलिटी। क्लियर है? अब ये मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, इस बात को भी जरा समझ लेते हैं। देखिए कैसे, मान लो मेरे पास ये है, दैट इज px, py एंड pz। इसके अंदर मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, तो बेटा 2s + 1 टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस फॉर्मूले से निकालते हैं। क्लियर है? तो इसकी स्पिन कितनी है, हाफ, इसकी कितनी है, हाफ, इसकी कितनी है, हाफ। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस हाफ, तो कितना हो जाएगा 1, और इसका कितना हो जाएगा 3/2, तो 2 × 3/2 कितना हो गया, +1, टोटल कितना आया 4। क्लियर है? अगर मैं क्या कर देता हूं, इनकी पेयरिंग स्टार्ट कर देता हूं, पेयरिंग फुल पहले इसको फिल करके फिर जाता हूं आगे, तो कितनी होगी बेटा, ये तो +हाफ और -हाफ 0, ओनली कितना बचा, हाफ, कितना है बेटा 2। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सिंगली फील्ड भरने वाला होगा या डबलली वाला? सर जिसकी मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अरे बोलिए, समझ में आ गया? आप दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपको पता है px, py और pz तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। समझ में आ गया आप लोगों को बात? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एनर्जी का सर पहला इलेक्ट्रॉन में तो यहां भरूंगा, नहीं बेटा ये बात गलत है। हम बिल्कुल मतलब रूल सही है, आप लोग क्या बोलोगे सर एनर्जी सेम है तो मैं तो कहीं पे भी भर सकता हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिमेट्री हम लोग हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, x से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? फर्स्ट ऑर्बिटल से स्टार्ट करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपने क्या किया, बीच के दो ऑर्बिटल्स को क्या कर दिया, डबलली फील्ड कर दिया, ये बात भी गलत है। आपको पहले इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में डालना है, फिर हायर एनर्जी लेवल में, और उनको किसमें, अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स है तो उनको पहले सिंगल फील्ड करना, उसके बाद उनकी क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। समझ में आ गया आप लोगों को बात? अच्छा, दूसरी बात, अब s ऑर्बिटल है तो s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताओ, एक ऑर्बिटल में 2, p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6, d में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10, और f में कितने आ सकते हैं बेटा 40। क्लियर आप लोगों को? मैं देखो ना, d में तो एक 5 है, 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने आएंगे 2, तो पांचों में कितने आ जाएंगे 10, एक ऑर्बिटल में 2 आते तो तीनों में कितने आ जाएंगे 6, एक ऑर्बिटल में 2 आते तो इस s का तो एक ही है, तो कितने ऑर्बिटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को बात? क्लियर है आप लोगों को? पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन डालोगे, फिर हायर एनर्जी में। क्लियर आप लोगों को? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की अपोजिट स्पिन होगी। अगर डीजनरेट ऑर्बिटल है तो पहले सिंगल फील्ड करेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? सभी को रूल रेगुलेशन समझ में आ गए? इन तीनों को बेटा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आउटगो प्रिंसिपल एंड होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तीनों टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ना है। इन्हीं टॉपिक्स के बेस पे हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। क्लियर है आप लोगों को? सो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।